तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 से 12 भाव और उसके ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल के जो कार्येश ग्रह हैं ये हैं। ब्लैक कलर से है ए लेवल, प्लैनेट्स इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस। बी लेवल पर प्लैनेट इन द हाउस। सी लेवल पर प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड। और डी लेवल पर जो है साइन लॉर्ड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है कि हम अगर डी को सबसे पहले लिखें तो डी कॉलम में यदि हम साइन लॉर्ड लिखेंगे तो पहले भाव का स्वामी कौन है वो लिख सकते हैं। फिर सी लेवल पर उस स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रहों को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उस भाव में जो ग्रह स्थित है बी लेवल पे उसको लिख सकते हैं। और उसके बाद ए लेवल में जो बी लेवल में ग्रह लिखे गए हैं उनके नक्षत्र में स्थित ग्रहों को ए लेवल में लिख सकते हैं। तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसको बताने का भी जो तरीका है बहुत आसान है कि ये ग्रह हैं, ये उनके ऑक्यूपेंट हैं, ये लॉर्डशिप है और ये नक्षत्र है। ठीक है। तो जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं पहला भाव, तो यदि मैं डी लेवल पर देखूं तो डी लेवल पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में शनि लिखा हुआ है। तो पहले भाव का स्वामी कौन है? तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कस्पल लॉर्ड लिखा है। तो पहले भाव का स्वामी देखिए कौन है, ये शनि। तो डी पर शनि को लिखा। अब शनि के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं ये हम देखें। तो जैसा कि हमें मालूम है कि यहां पर शनि अनटेनेंटेड है, यानी वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। यहां पर आप देख सकते हैं शनि किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। तो इसलिए यहां पर शनि से पहले सी लेवल आता है ब्लू कलर में, तो वो खाली है एक तरह से। ठीक है। तो अब प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, ये एक तरह से ब्लू कलर वाला खाली है। अब उससे पहले आता है रेड कलर में प्लैनेट इन द हाउस, यानी कि पहले भाव में स्थित ग्रह। अब पहले भाव में कौन सा ग्रह स्थित है यहां देखेंगे। तो कौन सा स्थित है आप देख के बता सकते हैं? मंगल। मंगल है। तो यहां पे क्या लिखा? मंगल। ठीक है। मंगल आ गया रेड कलर में। जी जी। अब प्लैनेट इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस, प्लैनेट इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस। तो मंगल पहले भाव में स्थित है। अब उसके नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं? तो यहां पर देखें कि मंगल कहां कहां पर आ रहा है। एक तो शुक्र का नक्षत्र स्वामी मंगल है और एक बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल है। तो यानी कि शुक्र और बुध ए लेवल के हुए। तो ये देखिए बुध और शुक्र ए लेवल के। तो सबसे पहले डी को लिखा, फिर हमने सी को देखा, फिर बी को, फिर ए को। तो ये इजी होता है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताता कि पहले ए लेवल लिखना है प्लैनेट इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस, तो पहले भाव में कौन ग्रह स्थित है? मंगल। तो मंगल के नक्षत्र में कौन कौन है? शुक्र और बुध। तो ए लेवल पे शुक्र और बुध लिख दिए। फिर उसके बाद प्लैनेट इन द हाउस, यानी कि पहले भाव में कौन स्थित है? मंगल, वो लिख दिया। अब उसके बाद प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, तो हाउस लॉर्ड कौन है? शनि। और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित नहीं है। शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित नहीं है, तो इसलिए वो सी कॉलम खाली छोड़ दिया। और डी लेवल पर है पहले भाव का स्वामी, तो पहले भाव का स्वामी कौन है? शनि। तो इस प्रकार से तो 1 से 12 भावों के कार्येश ग्रह इसी प्रकार से बनाए हैं। अभी दूसरे भाव का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं एक बार आपको ये बता देता हूं तो ये इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं चाहे ए बी सी डी ले लूं, चाहे डी सी बी ए ले लूं। तो चलो मैं ए बी सी डी के अनुसार देखता हूं। दूसरे भाव
प्लैनेट इन स्टार ऑफ प्लैनेट इन हाउस, यानी कि दूसरे भाव में जो ग्रह स्थित है उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह को हम यहां ए लेवल में लिखेंगे। तो दूसरे भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, देखें आप देखकर बताएं दूसरे भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, ये दिख रहा है आपको, बताएं। हाँ जी, दूसरे में तो केतु दिखा रहा है। बिल्कुल सही, दूसरे भाव में केतु है। अब केतु के नक्षत्र में कौन है, देखें केतु किस ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है, यहां पे केतु है, मंगल का नक्षत्र स्वामी बना है, तो दूसरे भाव का ए लेवल हुआ मंगल। अब दूसरे भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, बी लेवल पे प्लैनेट इन द हाउस, तो दूसरे भाव में केतु स्थित है, केतु यहां लिखा। अब सी पे है प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी। अब दूसरे भाव का स्वामी कौन है, मंगल, ठीक है, हाँ मार्स है। तो दूसरे भाव का स्वामी ग्रह मंगल है। अब मंगल किन ग्रहों का नक्षत्र स्वामी है, शुक्र और बुध का, तो यहां शुक्र और बुध आ गए। और दूसरे भाव का स्वामी कौन है, मंगल है, वो डी लेवल पर आ गया। क्लियर हुआ जी? एक और हाउस का बता दूं, तीसरे का भी मैं एक बार सारे जल्दी बताता हूं ताकि जल्दी पता लगे। अब वो कह रहा है प्लैनेट इन स्टार और प्लैनेट इन हाउस, यानी कि तीसरे भाव, हर भाव के लिए ये चारों नियम लगेंगे, ठीक है। तो तीसरे भाव में जो ग्रह स्थित है उसके नक्षत्र में स्थित ग्रहों को यहां हम लेंगे। तीसरे भाव में कौन स्थित है, यहां देखें, विशाल जी आप देख रहे हैं ना, विशाल जी एक मिनट देखूं कहीं वो विशाल जी लाइन पर तो हैं, ठीक है। तो हम तीसरे भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, तीसरे भाव में स्थित है सूर्य और बुध। अब सूर्य और बुध के नक्षत्र में कौन कौन है, सूर्य केतु, सूर्य स्वयं, चंद्र और बुध तो अनटेनेंटेड है यहां पे। तो यानी कि केतु सूर्य चंद्र ए लेवल पर आएंगे। देखिए सूर्य चंद्र केतु ए लेवल पर आ गए। यहां पर यूरेनस और नेपच्यून भी लिखे हैं, हालांकि इनको यहां पे हम नहीं मानते, ये लिखे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि अगर यूरेनस नेपच्यून देखेंगे तो शायद वो इन तीसरे भाव के में स्थित ग्रह के नक्षत्र में होंगे, जैसे हम यहां पे देखते हैं। ये देखिए यूरेनस और नेपच्यून वो सूर्य के नक्षत्र में, देखिए यहां पर भी है ना, तो इसलिए वहां पे वो दिया है, तो जबकि हम उनको वहां पे नहीं लेते। तो तीसरे भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में सूर्य चंद्र और केतु यहां पर आ गए। अब उसके बाद है प्लैनेट इन द हाउस, तो तीसरे भाव में कौन स्थित है, सूर्य और बुध, तो सूर्य और बुध यहां रेड कलर में आ गए, ठीक है। अब प्लैनेट इन स्टार ऑफ हाउस लॉर्ड, अब तीसरे भाव का स्वामी कौन है ये देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी है शुक्र, और शुक्र अनटेनेंटेड है, ये देखिए शुक्र किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, इसलिए तीसरे भाव में सी लेवल खाली है, उसको नहीं लिया गया। और तीसरे भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है, यहां देखें यहां पे, ठीक है। अब यहीं पे चौथे भाव के देखेंगे तो सिर्फ यहां पे आप देख रहे हैं रेड और ग्रीन में शुक्र आ रहे हैं, यानी कि चौथे भाव में जो भी ग्रह स्थित है, जैसे ये शुक्र स्थित है, तो ये किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बना क्योंकि शुक्र अनटेनेंटेड है यहां पर, तो इसलिए ए लेवल खाली। और चौथे भाव में शुक्र स्थित है तो रेड कलर से लिखा गया। चौथे भाव का स्वामी शुक्र है तो उसके नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए ब्लू कलर से सी लेवल खाली है। और चौथे भाव का स्वामी शुक्र है तो वो ग्रीन कलर से लिखा गया, ठीक है।
अब पांचवें भाव के देखें कि पांचवें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है। अब जब कोई ग्रह स्थित नहीं है तो उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह को हम यहां पांचवें में नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से बी कॉलम है कि पांचवें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो बी कॉलम भी खाली। सी लेवल पे पांचवें भाव का जो स्वामी बुध है, ये देखिए पांचवें का स्वामी बुध है। अब बुध क्या है, अनटेनेंटेड है, यहां पे देखिए, यानी बुध किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, तो सी कॉलम भी यहां खाली हुआ, सिर्फ डी कॉलम आया बुध जो कि पांचवें का स्वामी है। इसी प्रकार से छठे भाव में ना तो कोई स्थित होगा, तो स्थित नहीं है तो उसके नक्षत्र में फिर किसी ग्रह के रहने की बात ही नहीं आती, और छठे भाव में कोई स्थित नहीं है तो वो भी नहीं आया। अब छठे भाव का स्वामी कौन है, यदि देखें तो चंद्र है, और चंद्र जो है वो भी अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है तो वो भी किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, इसलिए सी कॉलम भी खाली, सिर्फ छठे भाव का स्वामी के रूप में चंद्र आया। तो 1 से 6 भावों को मैंने यहां पर समझाया। इसी प्रकार से आगे 7 से लेकर 12 भाव है, तो इनको आप यदि वीडियो लेसन जो मैंने भेजा है उसमें आप देखेंगे तो ये सभी के सभी मैंने भावों के बारे में बताया है उसमें, तो क्लियर होगा। बिल्कुल यही हमने चारों पॉइंट लिए हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और बाकी ऐसी बात है कि हर चार्ट के ग्रहों के कार्येश भाव और भावों के कार्येश ग्रह वो आते ही आते हैं, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से बनते हैं, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो अब हम दोबारा स्क्रीन के ऊपर आते हैं। तो यहां पर कोई प्रश्न हो या क्लियर है आपको? क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने ये समझा कि हर ग्रह जिस राशि डिग्री में होगा तो वो किस ग्रह का नक्षत्र स्वामी होगा, किस ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी होगा, ये हमें पता चलता है। इसके अलावा जो ग्रहों के कार्येश भाव बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं ये हमने समझा, और उसके बाद भावों के कार्येश ग्रह किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो हमने समझा। तो ये मेन चीज है जो एक तरह से बैकबोन है। प्लैनेट सिग्निफिकेशंस, हाउस सिग्निफिकेशंस, ये बैकबोन है। तो इनके द्वारा ही हम हर प्रकार के प्रश्न को, हर प्रकार के जो इवेंट हैं एक तरह से उनको देखते हैं। साथ में कुछ और चीजें दी जाती हैं जैसे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि को। किसी भी कुंडली या प्रश्न कुंडली को देखने के समय जो भी विषय हम देख रहे हैं उसके अनुसार ही भावों को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर ये लगन है पहला भाव, ठीक है जी। तो उदाहरण के तौर पर सप्तम भाव को ले ले। अब सप्तम भाव क्या है, जीवन साथी का है, शादी का है। जब हम शादी का प्रश्न देखेंगे तो सप्तम भाव को हम शादी के भाव की नजर से देखेंगे, और जब हम व्यापार का प्रश्न देखेंगे तो सप्तम भाव व्यापार का भी है। तो फिर जब व्यापार का प्रश्न आ जाएगा तो सप्तम भाव को हम सिर्फ व्यापार की नजर से देखेंगे, ना कि जीवन साथी की नजर से या शादी की नजर से। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास विषय आए, जो प्रश्न आए, उसके अनुसार ही उस भाव को देखेंगे। तो जैसे शादी का प्रश्न होता है तो सप्तम भाव मुख्य भाव होता है विवाह का, दूसरा भाव विवाह के बाद परिवार वृद्धि का होता है, और 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का होता है। तो 7, 2, 11 का ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब व्यापार का प्रश्न होगा, सप्तम भाव व्यापार का, व्यापार करेंगे तो धन कमाएंगे, दूसरा भाव धन का, और क्योंकि ये इच्छा होती है कि व्यापार करें और धन कमाएं तो 11वां भाव इच्छा का। तो 7, 2, 11 व्यापार में धन कमाने की इच्छा। अब यही प्रश्न मान लो आयु से संबंधित आ जाए,
तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूसरा और सातवां भाव ये मारक भाव होते हैं। हर कुंडली में, हर लगन के जातक के लिए दूसरा और सातवां भाव मारक भाव होते हैं जब प्रश्न आयु से संबंधित हो। और दूसरी बात, यदि चर लगन हो, चर लगन कौन सा होता है? मेष। यदि हम मेष लगन से गिने तो एंटी क्लॉकवाइज चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस प्रकार से। मेष लगन है तो चर, वृषभ लगन है तो स्थिर, द्विस्वभाव लगन है तो मिथुन, फिर करक लगन है तो चर, सिंह लगन है तो स्थिर, कन्या लगन है तो द्विस्वभाव, इसी प्रकार से तुला लगन है तो चर, वृश्चिक लगन है तो स्थिर, धनु लगन है तो द्विस्वभाव, इसी प्रकार से मकर लगन है तो चर, कुंभ लगन है तो स्थिर, और द्विस्वभाव मीन लगन। तो चर लगन वालों का हमेशा 11वां भाव जो होता है बाधक होता है। तो यानी कि कोई सीरियस हो, मान लो हॉस्पिटल में, तो मैं एक बार इस चार्ट को रोटेट कर देता हूं ताकि रोटेट इसलिए क्या, क्योंकि यहां पर मेष लगन बन जाए, तो मेष लगन से फिर समझाना आसान होता है। क्योंकि मेष लगन, अब जैसे मान लो चर लगन है, तो जब आयु से संबंधित प्रश्न होता है, जहां कोई मान लो जातक किसी की दुर्घटना हो गई है या सीरियस बीमार है, तब ऐसे जातक के लिए दूसरा और सातवां भाव मारक भाव हुए, 11वां भाव हुआ बाधक भाव। चर लगन वालों का 11वां भाव बाधक होता है। उसके बाद दूसरा, ये जो वृषभ लगन है ये स्थिर लगन है, स्थिर लगन वालों का 9वां भाव जो होता है वो बाधक होता है, और द्विस्वभाव लगन वालों का 7वां भाव जो होता है वो बाधक होता है। और हर लगन के लिए दूसरा और 7वां भाव तो मारक होते ही होते हैं। मारक का क्या मतलब हुआ सर? किसका? मारक मतलब? बाधक का। मारक 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 मतलब जैसे मार्केश, मार्केश मतलब कि जब आयु से संबंधित प्रश्न हो या किसी की दुर्घटना हो गई हो, तो जब हम उसका चार्ट देखते हैं तो चल रही दशा में हम ये देखते हैं कि जातक की दुर्घटना हो गई है, इसके मारक बाधक तो एक्टिव नहीं है कहीं। और अगर मारक बाधक एक्टिव होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जातक के ऊपर जो है खतरा है। तो यदि वहां पर लाइफ सेविंग हाउस आ रहे हों तब तो बचने की संभावना होती है, परंतु यदि मारक बाधक भाव आ जाएं और लाइफ सेविंग हाउस ना हो तब फिर बचने की उम्मीद भी कम होती है। तब जितने पीरियड वो दशा होगी ना, उतना पीरियड क्रिटिकल होगा। कई बार हम किसी का चार्ट देखते हैं, सीरियस एक्सीडेंट हुआ होता है और हम देखते हैं कि आने वाले कुछ दिन मारक बाधक से बुरी तरह पीड़ित हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये इतने दिन जो हैं 7-8 दिन ये क्रिटिकल हैं जातक के लिए, तो इतना पीरियड निकल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि इतना पीरियड जो है सही सलामत निकल जाए। और ये मान लो कि वो अगर किसी भी तरीके से सही सलामत वो पीरियड निकल जाता है और आगे लाइफ सेविंग, अब देखिए लाइफ सेविंग क्या होते हैं। चर लगन है, चर लगन वालों के लिए 5वां भाव ये रिकवरी का है। 6ठा भाव रोग का हुआ, रोग का व्यय भाव कौन सा है? 5वां भाव। 6ठे भाव से 12वां भाव, हर भाव का 12वां भाव उसका व्यय भाव, यानी उसका पिछला भाव 12वां भाव होता है। तो 6ठा भाव रोग का, इससे पिछला भाव क्या हुआ? 5वां। दूसरा भाव मारक, इसका पिछला भाव क्या हुआ? लगन। 8वां भाव इसको हम आयु कहते हैं, और इसका पिछला भाव कौन सा हुआ? 7वां भाव, यानी कि मारक। और तीसरा भाव भी हम आयु का गिनते हैं, इसका पिछला भाव कौन सा हुआ? दूसरा भाव मारक। तो तीसरे का व्यय भाव दूसरा भाव मारक, 8वें का व्यय भाव 7वां भाव मारक। ठीक है।
छठा भाव रोग का, 12वां भाव अस्पताल का। 8वां और 12वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जब जुड़ते हैं ये दुर्घटना दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चाहे वो बाथरूम में फिसलने से हो, चाहे वो रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट से हो। तो जब हम ये पहले भाव को समझेंगे, क्योंकि ग्रहों के कार्येश भावों को समझा, भावों के कार्येश ग्रहों को समझा, तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले भाव पर बढ़ेंगे। तो पहले भाव को जब हम समझेंगे तो लॉन्गिविटी के ऊपर समझेंगे, तब फिर लॉन्गिविटी के ऊपर हम सभी के सभी उदाहरणों को समझेंगे। क्लियर है जी? तो इसलिए कहने का मतलब कि लगन से हम हमारा शरीर, हमारा चेहरा, दूसरा भाव हमारा मुख, तीसरा भाव हमारी गर्दन कंधे, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन, छोटे भाई जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारी ताकत है, हमारे बाजू हैं, मेरे छोटे भाई मेरे बाजू हैं, इस प्रकार से। चौथा भाव माता का। चौथा भाव देखिए हमारे ये छाती का भी होता है, चेस्ट एरिया। चौथा भाव हमारा चेस्ट एरिया हो गया, हमारी छाती का हो गया, हमारी माता का हो गया। इसलिए तो चौथा भाव माता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चा स्तनपान तो माता की छाती से ही करता है। तो चौथा भाव माता का। चौथा भाव भूमि का। हमें अपने घर में ही आनंद आता है, हम सारी दुनिया में चले जाएं, लेकिन जो अपना सुख अपने घर में है वो कहीं नहीं है। जो सुख हमारी माता के पास है वो कहीं नहीं है। जो बच्चे को माता की गोद में सुख है वो कहीं नहीं है। चौथा भाव इसलिए तो हम कहते हैं सुख स्थान। चौथा भाव इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे मन का है। हमारा मन, हमारे मन में चल रही बातें, हमारी श्वसन प्रणाली। जब लॉन्गिविटी के ऊपर प्रश्न आता है तो चौथे भाव को अंत भी मानते हैं, क्योंकि जब चौथे भाव की श्वसन प्रणाली बंद हो जाती है तो मनुष्य का अंत हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है जो दुर्घटनाएं होती है ना, एक्सीडेंट होते हैं, अचानक से तत्काल मृत्यु होती है, तो चौथे भाव और शुक्र का रोल आ जाता है और वाहन दुर्घटना का रोल आ जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली जब मर्जी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से चौथा भाव माता का, भूमि का, वाहन का, शिक्षा का भी। दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा है, जो माता से हम सीखते हैं, माता से बोलना सीखते हैं। चौथा भाव है जो शिक्षा हम स्कूल से ग्रहण करते हैं। और पांचवा भाव ज्ञान है, वो ज्ञान जो हमें अंतरात्मा से मिलता है, जो स्कूली शिक्षा से नहीं मिल सकता। इसलिए पांचवें भाव को मंत्र साधना से जोड़ते हैं। पांचवा भाव संतान का, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण। पांचवा भाव हमारे गर्भ का, पत्नी के गर्भ का, माता के गर्भ का। तो पंचम भाव इसलिए संतान का होता है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण। पंचम से पंचम नवम भाव पिता का, और नवम से पंचम भाव लगन, स्वयं जातक। तो इस प्रकार से पंचम भाव जो है संतान का हुआ, ज्ञान का हुआ। पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का हुआ। पंचम भाव जो है कला संगीत का हुआ। इस प्रकार से। तो छठा भाव, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आता हूं, क्योंकि इनको मैं स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर के द्वारा समझाऊं तो ज्यादा बढ़िया भी रहेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये पंचम भाव जो है संतान का है, ज्ञान का है, शेयर मार्केट का है, कला का है, संगीत का है, नाटक मंचन का है। उसके बाद आता है छठा भाव, रोग, शत्रु, कर्ज व नौकरी। छठा भाव रोग का, शत्रु का, कर्ज का, नौकरी का। इन सबसे संबंधित प्रश्न जो है छठे भाव से देखे जाते हैं, छठे भाव के उपनक्षत्र से। उसके बाद सप्तम भाव है। सप्तम भाव किसका है? शादी का, जीवन साथी का, पार्टनर का। मारक भाव भी है और व्यापार का भी है। रोज की सेल का भी है, जो हमारे दुकानदार होते हैं इनकी डेली इनकम का सप्तम भाव। क्योंकि
लगन से जातक हुआ। सप्तम भाव किसका हुआ? जिसके साथ लेन देन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट साथ के साथ समझने वाले हैं। अष्टम भाव किसका हुआ? आयु मृत्यु का। अष्टम भाव किसका हुआ? आठवां भाव होता है छुपा हुआ। आठवां भाव छुपा हुआ। आठवां भाव जो होता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो दुख के द्वारा प्राप्त हुई हो। अब दुख के द्वारा कौन सी इनकम प्राप्त होती है? बीमा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से मिला पैसा, बीमे से मिला पैसा। तो ऐसा पैसा जो सुख के द्वारा नहीं मिलता, किसी ना किसी दुख के बाद मिलता है। कार का एक्सीडेंट हो गया, उसके इंश्योरेंस, कार का नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस में जरूरी नहीं है कि पूरा ही क्लेम मिले। पारिवारिक किसी मेंबर का अगर अकस्मात निधन होता है तो फिर उसका जो बीमा किया होता है उसके पैसे मिलना, तो वो दुख के बाद मिलने वाला पैसा। अब कई जीते जी चाहे वो आदमी कमाता ना हो, लेकिन उसका इंश्योरेंस होता है लाखों का, और मरकर वो 20 लाख दे जाता है एक तरह से, तो वो अनअर्न्ड इनकम, वो बच्चों के काम आ जाते हैं, बच्चे काम कर लेते हैं। उसके बाद नवम भाव है धर्म भाग्य यात्रा का, पिता का। धर्म, भाग्य, यात्रा, पिता। तो ये कॉमन से पॉइंट जो है बता रहा हूं अभी मैं। फिर दशम भाव आता है। दशम भाव हमारे प्रोफेशन का, हमारे कर्म का। दशम भाव राज्य सरकार का, हमारी मान प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का। तो इनको समझना होगा। इसी प्रकार से 11वां भाव है आय, यश, लाभ। यश की प्राप्ति, आय, लाभ, बड़े भाई का, बड़े भाई बहनों का 11वां भाव, हमारे मित्रों का। और 12वां भाव किसका होता है? व्यय का, खर्च का, परेशानी का, जेल का, अस्पताल का, विदेश यात्रा का, विदेश का। तो एक तरह से 1 से लेकर 12 भाव के जो मैंने कॉमन पॉइंट बताए हैं, कुछ पॉइंट्स जो बताए हैं वो इसलिए कि ये आपको पता चलें। तो इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि हर विषय का मुख्य और सहायक भाव होते हैं। शादी का बताया था कि 7, 2, 11, शादी, परिवार और इच्छा। इसी प्रकार से नौकरी का प्रश्न होता है तो छठा भाव नौकरी का मुख्य भाव है। दशम भाव कर्म स्थान है। कर्म करेगा यानी नौकरी करेगा तो धन पाएगा, दूसरा भाव। 2, 6, 10, 11। जी बिल्कुल, 2, 6, 10, 11। छठा भाव नौकरी, दूसरा भाव धन, दसम भाव कर्म स्थान प्रोफेशन और 11वां भाव इच्छा का। इसी प्रकार से संतान का 5, 2, 11। पंचम भाव संतान का, दूसरा भाव संतान होने के बाद परिवार में वृद्धि होना, 11वां भाव इच्छा का। इसी प्रकार से शिक्षा का चौथा भाव शिक्षा का। नवम भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है, 11वां भाव इच्छा का। घर खरीदना हो तो चौथा और 12वां भाव, घर खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। और अगर घर या प्रॉपर्टी बेचनी हो, जैसे घर है, प्रॉपर्टी है, ये बेचनी हो, तब हम दशम भाव, 5वें भाव और छठे भाव को लेते हैं। दशम भाव को इसलिए लेते हैं कि घर हम तभी बेच सकते हैं जब खरीदार हो। कोई खरीदार मिलेगा तभी घर बेच सकते हैं। और उस खरीदार, सप्तम भाव से वो खरीदार हुआ, सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव से खरीदार अपने लिए घर या प्रॉपर्टी खरीदेगा तो सप्तम भाव से चौथा भाव उसकी घर प्रॉपर्टी हुई, जो हमारे चार्ट में दशम भाव हुआ। तो इसलिए घर बेचने का जो नियम बनता है कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दशम भाव, 5वें भाव, छठे भाव का कार्येश, तो घर बिकता है। अब 5वां भाव क्यों लिया? क्योंकि सप्तम से यदि आप 5वां भाव गिनेंगे तो 11वां भाव बनेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
यानी कि सामने वाले की घर खरीदने की इच्छा। इच्छा पूर्ति। और घर बिकेगा तो छठा भाव, सामने वाला पैसा खर्च करेगा, सप्तम का व्यय भाव छठा भाव, सामने वाला पैसा खर्च करेगा। और हमें, हमारा लगन, तो हमारे लिए छठा भाव हमारी प्राप्ति, जी हमें पैसों की प्राप्ति होगी। जी इसी प्रकार से विदेश यात्रा के लिए हम 12वें भाव के उपनक्षत्र को लेते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तीसरे, 9वें और 12वें भाव का कार्येश हो तो विदेश यात्रा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1 से 12 भाव और जो हाउस कॉम्बिनेशन है इनको समझने की बात है, इसको समझा जाए। तो जैसा कि पीडीएफ लेसन्स में सब कुछ दिया है और आगे भी जो वीडियो लेसन है उसमें भी सब कुछ, तो आज हमने एक तरह से इन मूलभूत बातों को समझा। अब आगे हम पहले भाव की तरफ बढ़ेंगे जब, तो पहले भाव से संबंधित विषयों को उठाएंगे और उन विषयों को हम समझना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी, जो अभी तक, मतलब कि जो भी अभी तक आपने समझा है उसके विषय में कोई भी प्रश्न हो। जी प्रभु। प्रभु जी, हाँ जी, मार्ग 2 और 7। हाँ जी, मार्ग 2 और 7। चल फिर 300 जी 11 9 7। जी बिल्कुल, चर लगन वालों का 11वां भादक, स्थिर लगन वालों का 9वां भाव बाधक और द्विस्वभाव लगन वालों का 7वां भाव बाधक। और दूसरा और 7वां तो इन तीनों लग्नों, मतलब कि तीनों प्रकार के लग्नों वालों के लिए मारक है ही है। जी। तो आयु के बारे में 1 और 8 आना निश्चित है ना? 1 और 8 जो है एक तरह से पहला, तीसरा और 8वां भाव ये है आयु वर्धक है, जी ये आयु वर्धक है। 8वां भाव छठे और 12वें के साथ जब आता है तब दिक्कत देता है, जी इस बात को ध्यान में रखें। जी यही पुस्तक। जी बिल्कुल। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पहले भाव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप यहाँ तक के विषय को अच्छे से समझ लें।